Hi everyone, welcome back on the platform of EcoStudy. Today we are going to talk about oligopoly. ओके सो आज हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर ओलिगोपॉली क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल ऑफ द ओलिगोपॉली. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सबसे पहला हम देखेंगे फीचर. व्हाट इज द फीचर ऑफ ओलिगो. ओके, फीचर्स ऑफ ओलिगो. ओके, नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी. देखिए ओलिगोपॉली के अंदर देयर आर डिफरेंट मॉडल दैट इज गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. देयर आर डिफरेंट मॉडल. तो ओलिगोपॉली का मतलब होता क्या है? ओलिगोपॉली का मतलब देयर आर फ्यू नंबर ऑफ सेलर. दो तीन सेलर है मार्केट के अंदर. कितना? दो तीन सेलर है मार्केट के अंदर. दैट्स मार्केट जो है उस मार्केट को ओलिगोपॉली मार्केट कहते हैं. ठीक है, अब देखिए ये दो तीन सेलर हो सकते हैं कि आपस में क्या हो, कोलूड नहीं करे, आपस में मिले नहीं, अलग अलग काम करे. दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली. ओके, नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली. और ये भी हो सकता है कि वो आपस में कॉलूड कर दे. दैट इज नोन एज कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली. गेटिंग माय पॉइंट? नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली मीन्स दो तीन फर्म हम जानते हैं. ओलिगोपॉली का मतलब क्या है? देयर आर फ्यू नंबर ऑफ सेलर. व्हाट? फ्यू नंबर ऑफ सेलर. फ्यू सेलर. वो दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं. गेटिंग? हो सकते हैं वो आपस में कोल्यूड करे. दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली. और अगर वो साथ में एक साथ नहीं आकर के काम कर रहे, दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली. तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली में अलग अलग मॉडल दिया गया है, अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग मॉडल दिया गया है. तो सबसे पहला जो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे उस मॉडल का नाम होगा पॉल स्वीजी. पॉल स्वीजी मॉडल. ओके, तो पॉल स्वीजी मॉडल क्या होता है वो हम समझेंगे. नेक्स्ट वन, कुन्नट मॉडल. कुन्नट मॉडल. ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों हम समझेंगे कुन्नट मॉडल के अंदर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी स्टैकेलबर्ग मॉडल. स्टैकेलबर्ग मॉडल. ओके, एंड देन लास्ट वन दैट इज बर्टेंड मॉडल. व्हाट? ओके, बर्टेंड मॉडल. ओके, सो ये हम देखेंगे, चार मॉडल देखेंगे नॉन कॉलिसिव ओलिगोपॉली में. अगर कॉलिसिव ओलिगोपॉली की बात करते हैं तो इसके अंदर हम पहला देखेंगे प्राइस लीडरशिप. प्राइस लीडरशिप के अंदर भी अलग अलग पार्ट आएगा. लाइक डोमिनेंट फॉर्म के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लेस है, या फिर बेरोमेट्रिक फॉर्म. तो ये पहला देखेंगे अगर प्राइस लीडरशिप है तब क्या होगा. सेकेंड वन इज कार्टल. कार्टल फॉर्म होने पे क्या होगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये ओलिगोपॉली का मॉडल है, जो कि हम नॉन ओलिगोपॉली मॉडल, नॉन कॉलिसिव और कॉलिसिव में देखेंगे. तो नॉन कॉलिसिव में चार मॉडल पॉल स्यूजी, कुन्नट, स्टैकेलबर्ग एंड बर्टेन. हर एक का अच्छे तरीके से समझेंगे कि कहाँ पर आपका कौन से मॉडल में क्या कहा गया, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम फाइंड करेंगे. आपका कहाँ पर आपका क्वांटिटी होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, कहाँ पर प्राइस आपका होगा इक्विलिब्रियम के अंदर. गेटिंग माय पॉइंट? सो हर एक मॉडल को समझेंगे. लास्ट में हम बेन्स लिमिट प्राइसिंग देखेंगे. बेन्स लिमिट प्राइसिंग किसे कहते हैं? बॉमोल सेल मैक्सिमाइजेशन, गेम्स थ्योरी. ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे. फिर हम देखेंगे बेन्स लिमिट प्राइसिंग. बेन्स लिमिट प्राइस. देन वी आर गोइंग टू सी बॉमोल सेल मैक्सिमाइजेशन. बॉमोल सेल मैक्सिमाइजेशन. ओके, देन वी आर गोइंग टू सी गेम थ्योरी. गेम थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम, व्हाट इज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी. ओके, व्हाट इज प्रिजनर डायलेमा. सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट गेम्स थ्योरी, प्रिजनर डायलेमा. ओके, सो इतना हमें चीज जो है वो ओलिगोपॉली मॉडल के अंदर करना है. सबसे पहला स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली? फीचर्स ऑफ
ओलिगोपॉली। तो ओलिगोपॉली का अगर फीचर्स अगर हम कहें तो वो क्या होगा, दैट इज गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, तो नंबर ऑफ सेलर क्या है, कम है, बट साइज हर एक फॉर्म का क्या है, बड़ा है, बहुत बड़े बड़े फॉर्म है। ठीक है, लाइक एयरटेल, जियो। तो आपस में इनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक ही मार्केट में इनको वर्क करना है। नंबर ऑफ कस्टमर क्या है कि आपका इतना नंबर ऑफ कस्टमर है, वो तो चाहे जियो का चाहे वो एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इस कारण आपस में क्या होगा, लड़ाई होगा। दैट्स वाई दे बोथ फर्म आर डिपेंडेंट, आपस में क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, उनका डिसीजन जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होगा। लाइक जियो आने वाले साल के अंदर क्या वो ऑफर देने वाला है, उस आधार पर डिसीजन निर्भर करेगा कि एयरटेल क्या ऑफर देने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स मीन्स व्हाट, देयर इज अ ग्रेटर लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, ग्रेटर लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। तो इंटरडिपेंडेंसी कौन से मार्केट के अंदर होता है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेलर कम होते हैं, साइज बड़ा होता है, में सेम मार्केट है, उसमें दोनों को गुड्स बेचना है, इसलिए कौन अच्छा करता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है मार्केट को, कस्टमर को। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर सेकेंड वन। नेक्स्ट वन, और यही ग्रेटर इंटरडिपेंडेंसी के कारण फर्म क्या करती है, एडवर्टाइज करती है, ब्रांड नेम करती है, यही इंटरडिपेंडेंसी के कारण, ताकि वो दूसरे से अलग दिखे। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन इज योर थर्ड वन, दैट इज नोन एज प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी, कि प्राइस इसमें क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। कैसे, देखिए, अगर आपस में इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब अगला आदमी क्या करेगा उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या डिसीजन लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? कि उसका डिसीजन के ऊपर हमारा डिसीजन निर्भर करता है। इसका मतलब आने वाले टाइम में जो मैंने आपको बात बताया कि जियो कौन सा ऑफर लाने वाला है, उसके आधार पर एयरटेल अपना ऑफर डिफाइन करेगा, या एयरटेल क्या लगाने वाला है उसके आधार पर जियो डिफाइन करेगा अपने ऑफर को। गेटिंग? तो इसलिए मार्केट के अंदर, क्योंकि 100% जानना कि जियो क्या लाने वाला है एयरटेल वाला नहीं जान पाएगा, दैट्स वाई मार्केट के अंदर क्या होता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? कि देर इज ग्रेटर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर होता है, बिकॉज ये दोनों फर्म आपस में कॉलूड नहीं किए, आपस में अलग अलग वर्क करे और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिसीजन क्या लाएंगे ये जानना दूसरे फर्म को जरूरी है, बट जानना वो जरूरी नहीं है कि वो जान ही जाए उनके डिसीजन को। दैट्स वाई अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के अंदर रहेगा। अनसर्टेनिटी होने के कारण क्या होगा, जो भी फर्म है वो अपने प्राइस को क्या ज्यादा वैरी करने के लिए नहीं सोचेगा, अपने प्राइस को रिजिड रखने के लिए सोचेगा। रिजिड का मतलब फिक्स रखने के लिए सोचेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी दैट्स हैपन, क्योंकि इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे का डिसीजन नहीं जान पा रहे हैं, बट एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है उसका डिसीजन। दैट्स वाई अनसर्टेनिटी लाइज इन मार्केट। अनसर्टेनिटी रहने के कारण जो फर्म है वो ज्यादा अपने प्राइस को वैरी करना नहीं सोचेंगे, अपने प्राइस को रिजिड रखना सोचेंगे।
ओके, लेट सपोज कि वो सोचे कि प्राइस को हम कम कर दे। एक फर्म सोचा, फर्म नंबर वन सोचा, फर्म नंबर वन, कि हम प्राइस को क्या कर दे, कम कर दे, तो हमारा जो क्वांटिटी है लोग ज्यादा कर देंगे। बट इस वन फर्म को ये पता नहीं था कि फर्म टू जो है वो उससे भी कम प्राइस को कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज अनसर्टेन। उसे पता ही नहीं था, अनसर्टेन था, और उससे भी ज्यादा क्वांटिटी उसका सोल्ड हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए कि ये लॉस या ये इफेक्ट मार्केट में रहने के लिए वो यही सोचते हैं कि हम प्राइस को क्या रखें, रिजिड रखें, प्राइस को हम रिजिड रखें। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये प्राइस रिजिडिटी। और ये प्राइस रिजिडिटी को कौन एक्सप्लेन किए, पॉल स्विजी मॉडल जो है वो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज किंक्ड डिमांड थ्योरी। किंक्ड डिमांड थ्योरी। ओके, तो किंक्ड डिमांड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, पॉल स्विजी मॉडल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर प्राइस रिजिडिटी की बात की गई है। तो हम लोग जब फर्स्ट, हमने पहले भी बताया कि हमारा जो पहला ओलिगोपॉली मॉडल के अंदर जो है वो पॉल स्विजी मॉडल हमें पढ़ना है। वो क्या है, प्राइस रिजिडिटी, ऑल्सो नोन एज किंग्स डिमांड थ्योरी। गॉट इट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन। क्योंकि अभी पता चला कि प्राइस का कंपटीशन मतलब प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करना इज नॉट एन इजी, क्योंकि हम दूसरे फर्म को नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेगा। गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स वाई अनसर्टेन है मार्केट, तो हम प्राइस को रिजिड रखते हैं। तो हम कस्टमर को कैसे, कस्टमर अपना इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हमारा गुड जो है वो ज्यादा बिके, ज्यादा कस्टमर हमारे गुड्स को आकर के बाय करें। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट हम क्या करें, एडवर्टाइज करें, अपने प्रोडक्ट को बताएं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, थ्रू प्रमोशन। तो ये सारा चीज जो है उसे क्या कहते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, सो थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू promotion, they sell their product, they influence कंज्यूमर। ठीक है, प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट इज नोन एज नॉन प्राइस कंपटीशन, जो कि ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज जो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। व्हाट, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। ठीक है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ, बिकॉज फॉर्म आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं। फॉर्म आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं। दैट्स वाई मार्केट में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, उनके डिसीजन में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है। ओके, सो दैट्स वाई उनका जो डिमांड कर्व है वो नहीं बता सकते कि उनका डिमांड कर्व क्या है। गेटिंग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा कितना सेल होगा आउटपुट का, वो डिपेंड करता है अदर फर्म क्या डिसीजन लिया है, और वो मेरे लिए सर्टेन नहीं, वो हमें पता नहीं है। दैट्स वाई वी हैव ऑन indeterminate demand curve in what, oligopoly model. So these are the features of oligopoly. First one, few number of seller. Second, फॉर्म आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड, प्राइस जो होता है वो रिजिड होता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉल स्विजी मॉडल, जो कि किंग डिमांड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ, नॉन प्राइस कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं। योर फिफ्थ, इंटरडिपेंडेंट इनडिटर्मिनेट डिमांड कब होता है। गेटिंग, क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंस होने के कारण अनसर्टेन होता है उनका, दैट्स वाई उनका डिमांड कब भी अनसर्टेन होता है, दैट इज इनडिटर्मिनेट। ओके, यस, सो लेट्स कम टू व्हाट इज नोन एज कंजेक्चुरल वेरिएबल। हमें मॉडल स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कंजेक्चुरल वेरिएबल किसे। ओके, व्हाट इज नोन एज कंजेक्चुरल वेरिएबल। तो कंजेक्चुरल वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी फर्म का बिलीव, ये मानना कि दूसरा फर्म क्या डिसीजन लेगा। मतलब हम अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो उस फर्म, वो दूसरा फर्म क्या डिसीजन लिया होगा उसको सोच करके हम अपना डिसीजन लें। गेटिंग माई पॉइंट।
दैट इज नोन एज कंजेक्चरल वेरिएबल, कि हम अपना डिसीजन दूसरा फर्म क्या डिसीजन लिया है उसको सोच करके ले। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज नोन एज कंजेक्चरल वेरिएबल। हो सकता है वो क्वांटिटी का हो, लाइक दुख की दूसरा फर्म ने, आपने देखा कि अच्छा दूसरा फर्म ने इतना फिक्स कर दिया है क्वांटिटी को, तो उस क्वांटिटी फिक्स पे आप अपना डिसीजन ले कि मैं इतना क्वांटिटी प्रोडक्शन करूंगा। हो सकता है ये हो कि दूसरा फर्म ने प्राइस को फिक्स कर दिया, तो उस प्राइस फिक्स पे फिर अपना आप प्राइस का डिसीजन ले कि मैं इस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्चर वेरिएबल। हो सकता है क्वांटिटी फिक्स कर दे तो क्वांटिटी का ले, हो सकता है प्राइस फिक्स कर दे तो प्राइस का मैं लूं। गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट्स डिफाइन योर कंजक्चरल वेरिएबल। तो कंजक्चरल वेरिएबल को कहेंगे इट इज द बिलीव दैट वन फर्म has an has the idea about the way the way competitor react if it varies its output, its own output or price और प्राइस। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब क्या, किसी भी फॉर्म का बिलीव कि कंपटीटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा अगर वो क्वांटिटी या प्राइस को चेंज करता है तो। गेटिंग माई पॉइंट? अगर प्राइस क्वांटिटी को चेंज करें तो कॉम्पिटिटर किस तरीके से रिएक्ट करे, या फिर कॉम्पिटिटर अगर चेंज करे तो हम उसको सोच करके हम कैसे रिएक्ट करें। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज नोन एज कंजेक्चरल वेरिएबल, कंजेक्चरल वेरिएशन। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें कि लेट सपोज हमने ये माना कि क्वांटिटी जो है फॉर्म टू वो फिक्स कर दिया, फॉर्म टू क्वांटिटी को फिक्स कर दिया है, और इस क्वांटिटी फिक्स पे हम अपना आउटपुट का डिसीजन ले कि कितना हम आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे। ये क्या है? आप हैं यू, ठीक है, और ये गिवन, ये कोई दूसरा फर्म था दैट इज क्यू टू। तो आपने ये देखा कि इतना क्वांटिटी जो है वो एयरटेल जो है वो प्रोडक्शन करेगी, उसने फिक्स कर दिया। उसको सोच करके आप अपना डिसीजन ले कि आप कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एजम्पशन है ये किसके अंदर है? कुडनेट मॉडल के अंदर। किसके अंदर? कुडनेट मॉडल। तो आगे हम पढ़ेंगे कुडनेट मॉडल। तो कुडनेट मॉडल के अंदर कंजेक्चरल वेरिएबल वेरिएशन क्या रहेगा? कंजेक्चरल वेरिएशन वहां पर ये रहेगा कि क्वांटिटी अगर एक का फिक्स है, उसका गिवन है, तो उसको सोच करके हम क्या अपना क्वांटिटी का डिसीजन ले। दैट इज द कंजेक्चरल वेरिएशन। ओके। ये भी हो सकता है कि प्राइस अगर सेकेंड का फिक्स कर दे, एयरटेल अपना प्राइस को फिक्स कर दे, और उसको हमें पता है कि एयरटेल ने इतना प्राइस कर दिया, और उसको सोच करके हम अपना डिसीजन ले कि कॉम्पिटिटर ने इतना प्राइस कर दिया, उसको सोच करके हम अपना प्राइस पी1 ले। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर प्राइस की अगर बात आती है कि प्राइस कॉम्पिटिटर को देख करके हम अपने प्राइस के अंदर चेंजेस करें, दैट इज नोन एज, ये कंजेक्चरल वेरिएशन किसके अंदर होगा? बर्टेंड मॉडल के अंदर। किसके अंदर? बर्टेंड मॉडल के अंदर। ओके। तो क्वांटिटी फिक्स, क्वांटिटी देख करके हम रिएक्शन करें कुनेट मॉडल, प्राइस को फिक्स करके हम अपना देखें कि कितना हम प्राइस रख सकते हैं, दैट इज बर्टेंड मॉडल। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो कंजेक्चरल वेरिएशन होगा कुनेट मॉडल के अंदर एंड बर्टेंड मॉडल के अंदर। कंजेक्चरल वेरिएशन नाम से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बस इतना ही सोचना है। कंजेक्चरल वेरिएशन का मतलब कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप किस आधार पर डिसीजन लेंगे कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, सामने वाला जो दुकान वाला है, वो अपना प्राइस और क्वांटिटी कितना बेच रहा है या सेल कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उस आधार पर हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कितना प्राइस रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? हमें कितना आउटपुट रखना है। दैट इज नोन एज कंजेक्चरल वेरिएशन। अगर क्वांटिटी की बात हो कुन्नेट मॉडल, प्राइस की बात हो बर्टेन मॉडल। राइट। एक और कंजेक्चरल वेरिएशन देखना है कि पॉल स्यूजी मॉडल के अंदर क्या होता है। पॉल स्वीजी मॉडल, मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये कंजेक्शनल वेरिएशन ये माना जाता है कि अगर हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो ये माना जा रहा है, ये बिलीव है, ये मानना है
गेटिंग माय पॉइंट, ये बिलीव है। तो ये माना जा रहा है कि जो फर्म टू होगा, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपको फॉलो करेगा। क्या करेगा? आपको फॉलो करेगा। कि आपने प्राइस को डिक्रीज किया है तो फर्म टू भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे, बट अगर आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो फर्म टू जो है डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपको फॉलो नहीं करेगा, वो अपना प्राइस जो है वहीं पे रहेगा। अगर आप डिक्रीज करेंगे तो फॉर्म टू आपको फॉलो करेगा और अपने प्राइस को डिक्रीज करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका क्या है? कंजेक्चरल वेरिएशन है। ये मानना है, बिलीव है कि मैं प्राइस को अगर चेंज करूं तो कॉम्पिटिटर मेरा किस तरीके से रिएक्ट करे। तो अगर आप डिक्रीज करे तो फॉलो करेगा, इंक्रीज करे तो नहीं फॉलो करेगा। ये किसके अंदर है? पॉल स्यूजी मॉडल के अंदर है। ओके, सो दिस थ्री कंजेक्चरल वेरिएशन, जो कि आपका कुनेट मॉडल के अंदर क्या है, बर्टन मॉडल के अंदर क्या है, और पॉल स्यूजी मॉडल के अंदर क्या है। ओके, और यही कंजेक्चरल वेरिएशन के आधार पर कोई भी मॉडल डिफाइन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मॉडल। हम पहले मॉडल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज किंग्ड डिमांड थ्योरी। किंग्ड डिमांड थ्योरी। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। सो हमने पहले देखा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द ओलिगोपॉली, देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द कंजेक्चरल वेरिएशन। उसके बाद भी हमने देखा कि बर्टन मॉडल, ओलिगोपॉली, पुनेट मॉडल, पॉल स्विचिंग मॉडल के अंदर आपका कंजेक्चरल वेरिएशन क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द किंग डिमांड थ्योरी। किंग डिमांड थ्योरी किसके द्वारा गिवन है? पॉल स्विचिंग मॉडल के द्वारा गिवन है भाई, पॉल स्विचिंग, पॉल स्विचिंग मॉडल। ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया था? पॉल स्यूजी ने कहा कि जो किंग्ड डिमांड है, किंग्ड का मतलब पता होगा, किंग्ड कर्व, है ना, किंग्ड कर्व। तो जो किंग कर्व है वो रिफ्लेक्ट करता है क्या? कि इनके द्वारा कहा गया कि डिमांड कर्व जो है ना वो किंग्ड होता है। पॉल स्यूजी ने कहा कि जो अकॉर्डिंग टू हिम द डिमांड कर्व फॉर ओलिगोपॉलिस्ट फॉर्म इज अ किंग्ड। क्या होता है? किंग्ड होता है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया है, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम demand curve for a oligopolist holistic firm has a kinged। ओके, और ये किंग क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्टिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज या फॉलोइंग बिहेवियर पैटर्न। किंग्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है? फॉलोइंग बिहेवियर पैटर्न। किंग्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है? किंग रिफ्लेक्ट करता है कंजेक्चरल वेरिएशन को, जो आपने अभी कंजेक्चरल वेरिएशन पॉल स्यूजी मॉडल के अंदर बनाया है। क्या? कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा, इफ प्राइस डिक्रीजेस, देन अदर कंपटीटर जो है वो फॉलो करेगा। वर्ड कंपटीटर जो आपका है वो फॉलो करेगा अगर प्राइस डिक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंपटीटर आपका क्या करेगा? फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो। और इसी रीजन के कारण, इसी बिहेवियर के कारण आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है? किंग्ड होता है। किंग्ड का मतलब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, किंग्ड कर्व। सो दिस इज योर किंग, लाइक ये आपका क्या है? किंग। ठीक है, तो दिस इज योर किंग्ड डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी की। ओके, अब देखिए, अगर प्राइस, जो अपर सेक्शन होगा, जो ये ऊपर वाला सेक्शन है, दिस अपर सेक्शन, ये आपका, इसका इलास्टिसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये इलास्टिक है। वैसे भी कर्व से पता चला है, डिमांड कर्व से, ये ऐसा है तो इलास्टिक है। और अगर ये स्टीपर है मतलब इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक। गेटिंग माय पॉइंट? सो इलास्टिक भी होता है, इन इलास्टिक भी रीजन होता है डिमांड कर्व, और यहाँ पे किंग को होता है। गेटिंग? अब हम समझते हैं थोड़ा, टेक्निकल नोट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे। और ये तो आपका डिमांड कर्व हो गया, दैट इज योर किंग।
अब बात आता है कहाँ पर आपका आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट, कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, क्या प्राइस लेवल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात करते हैं। वी नो, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं टेक्निकल नोट्स, टेक्निकल टेक्निकल नोट्स। ओके, व्हाट वी नो व्हाट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। हमें ये पता है कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी। नेक्स्ट, लेट्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू। अगर टोटल रेवेन्यू को हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद होगा क्लास ट्वेल्थ में, तो पहले u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v, फिर v को कांस्टेंट रख के u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका फार्मूला था कि p इंटू क्यू, दो अगर वेरिएबल है तो एक को कांस्टेंट, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को कांस्टेंट, पहला का डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये अगर टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करते क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, कि एक यूनिट क्वांटिटी में चेंज होने के कारण टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आए, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस डिक्यू डिक्यू कैंसिल आउट, ये कितना, क्यू डीपी बाई डी क्यू, राइट। सो ये आपके मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी डीपी, ठीक है, बाई डी क्यू। ये आपका आ गया। अब हम और अगर रिलेशन निकाले कि इलास्टिसिटी के साथ हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड इलास्टिसिटी और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है। मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हमें डिमांड कब पता है, अब डिमांड कब पता है, हमें क्या पता होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू कब, कि मार्जिनल रेवेन्यू कब कैसा होगा, उसके लिए हम जा रहे हैं, ये इक्वेशन सीखना चाह रहे हैं कि क्या है। तो ये डीपी वाई क्या है, डीक्यू है। आपने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट, आपने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, राइट। डेल्टा को यस आप सर। क्या डिफरेंशिएशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी क्यू डी पी इंटू पी वाई क्यू, यू राइट दिस फॉर्म। ओके, तो ये आपका फार्मूला था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यहां पर क्या है, क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो क्यों ना हम इसे उल्टा कर देते, है ना, हम इसे क्या कर दे, रेसिप्रोकल इसका ले लें। रेसिप्रोकल का मतलब इधर ई है तो वन बाई ई बन जाएगा, और इधर उल्टा होगा तो डी पी बाई डी क्यू इंटू प्राइस बाई क्वांटिटी, राइट। हमें डीपी बाई डी क्यू का वैल्यू चाहिए और उसको जाकर के वहां पे पुट करना है, ठीक है। तो बाकी जो भी है उसको का क्या करेंगे, उधर बिक देंगे। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, वन बाई ई इंटू क्यू बाई पी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीपी बाई डी क्यू, जो आपने फाइंड किया है इलास्टिसिटी के थ्रू, जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था। ठीक, कुछ नहीं किया, इलास्टिसिटी फार्मूला को आपने क्या किया, उल्टा किया, और आपने इधर उधर करके डीपी बाई डी क्यू का वैल्यू निकाला। नाउ पुटिंग दिस डीपी बाई डी क्यू एट दिस पॉइंट, अगर आप डीपी बाई डी क्यू को पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, पी प्लस क्यू इंटू, इसका वैल्यू कितना है, वन बाई ई, और ये क्यू बाई, और यहाँ पे ये अगर इधर जाएगा, give me a second। ओके ओके, अच्छा, ये एक गलती यहाँ पे हम लोगों ने किया है कि डीपी बाई डी क्यू को तो उल्टा कर लिया है, लेकिन पी वाई क्यू भी है, तो पी वाई क्यू को उल्टा करेंगे तो क्यू बाई पी ना होगा, इनवर्स मैंने लिया तो टोटल का ना इनवर्स, हमने सिर्फ डीपी बाई डी क्यू किया, राइट। मिस्टेक पता चला आपको। यस सर, समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर सर आपने ये टोटल पी पी वाई क्यू सर अपने वैसे इन्वर्स नहीं की ना वहाँ पे।
हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप रीअरेंज करेंगे तो पी वाई क्यू आएगा, राइट। तो यहाँ पर 1/E पी वाई क्यू आपका आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं अब हम क्या करें, क्योंकि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, ये निगेटिव होता है, इलास्टिसिटी हमेशा निगेटिव होता है। वो एब्सोल्यूट टर्म में पॉजिटिव की बात करते हैं, वरना ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। गेट इट? नेगेटिव। दैट्स व्हाई दिस इज निगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज योर निगेटिव। ओके, अब आप देखना यहां से ये Q और ये अंदर का Q क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। क्यू क्यू कैंसिल आउट, बच क्या जाएगा, एम आर इज इक्वल टू पी माइनस पी बाई ई, राइट। और पी को अगर हम कांस्टेंट निकाल ले तो 1 - 1/E। सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन एम आर एंड इलास्टिसिटी। ये पहले भी हम डायरेक्टली फार्मूला लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपका डेरिवेशन भी आ गया है ना। पहले भी ये फार्मूला को मैं डायरेक्टली इस्तेमाल किया था, बट यहाँ पर मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया, क्योंकि अब इसका जरूरत है। गॉट इट? आपको बस इतना याद रखना है कि यस। आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी 1 - 1/E। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें। अभी हम लोगों ने देखा क्या, एम आर इज इक्वल टू फॉर्मूला पी इंटू 1 - 1/E। ई क्या है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखिए एम आर और इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशन, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब देख सकते हैं, डेनोमीटर ज्यादा, 1/E का वैल्यू, ई ज्यादा, 1/E का वैल्यू कम। अगर 1/E कम है मतलब कुछ पॉइंट के अंदर वैल्यू है, तो 1 - 1/E का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू कम। तो 1 - E हमेशा क्या आएगा, 1 - 1/E का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो एम आर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट? तो इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गेटिंग माई, क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर इलास्टिसिटी अगर आपका कम होगा, इफ इलास्टिसिटी इज योर लेस, इलास्टिसिटी लेस होने का मतलब ई का वैल्यू कम, ई का वैल्यू कम मतलब 1/E का वैल्यू क्या होगा, ई डिनोमीटर कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। 1/E अगर ज्यादा है तो 1 - 1/E क्या होगा, कम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन अब क्या हो रहा होगा, ज्यादा। तो 1 - 1/E क्या होगा, कम या निगेटिव कह सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई अगर इलास्टिसिटी कम है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव के, क्या होगा, नेगेटिव के। गॉट इट? सो यहां से लिख सकते हैं, इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 then marginal revenue is what, greater than 0 means positive. If elasticity is less than 1, that is inelastic, then marginal revenue is less than 0। यही तो ऊपर अभी देखिए, इलास्टिसिटी कम है तो मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव। उसी तरीके से अगर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, अगर इक्वल टू 1 है, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0। इक्वेशन में आप क्या करो, ई की जगह पे 1 वैल्यू रख करके देख लो, पी 1 - 1/E का वैल्यू 1, 1 - 1 कितना, 0, 0 इंटू प्राइस क्या, 0, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आपका आ गया कि इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, और इक्वल टू 1 मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम अब पता कर सकते हैं, क्योंकि किंगड हमें पता है, वी नो व्हाट किंगड डिमांड। सो दिस इज योर किंगड डिमांड कर्व। ये आपका रीजन क्या था, इलास्टिक रीजन है, ये आपका रीजन क्या था, इन इलास्टिक रीजन, राइट, इन इलास्टिक रीजन। तो देखिए इलास्टिक रीजन में अभी हमने क्या देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होगा इलास्टिक रीजन के अंदर, मतलब यहां तक आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब हम ऐसे सोच, ठीक है, कि इस रीजन में आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव। ओके, हाँ। नेक्स्ट आपका, जहां पर इस किंग्ड के पॉइंट पर क्या होता है, इलास्टिसिटी आपका 1 है,
क्या होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट ऑफ किंग। तो किंग पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, जीरो। व्हाट, जीरो। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ द किंग, ठीक। और किंग के पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, उसके बाद वो क्या आ जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्टिंग नेगेटिव। इधर वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव। गेटिंग? सो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, एंड एट द पॉइंट ऑफ किंग मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। व्हाट, जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो यहाँ एमआर का कर्व बनेगा वो कंटिन्यूअस कर्व नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस कर्व। व्हाट, डिसकंटिन्यूअस कर्व जो होगा वो आपका अब एमआर का कर्व बनेगा। गेटिंग? सो पहला ये आपका इस बार भी पूछा गया था कि क्या किंग डिमांड थ्योरी में जो एमआर होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, स्टेटमेंट के अंदर इस बार पूछा गया था। तो यस, देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस इन एमआर कर्व इन द किंग डिमांड थ्योरी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्यू टू डी किंग डिमांड थ्योरी कॉरस्पॉन्डिंग एमआर कर्व, दैट इज, हम पॉइंट लिखेंगे, एमआर कर्व is a discontinuous discontinuous डिसकंटिन्यूअस पेज। इसका डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि एमआर के अंदर जो रीजन है वो एक नहीं है, अब दो है। दो सेगमेंट में ये डिवाइडेड है, दो सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट नंबर 1 ऊपर वाला और सेगमेंट नंबर 2 नीचे वाला। तो दो सेगमेंट क्या बता रहा है, दो सेगमेंट बता रहा है कि पहला, एक का इलास्टिसिटी ज्यादा है, दूसरे का इलास्टिसिटी कम है। गेटिंग माय पॉइंट? और कितना एमआर कर्व के अंदर डिसकंटिन्यूअस कितना होगा, हाउ मच डिसकंटिन्यूअस या हाउ मच डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिसकंटिन्यूअस या जो गैप है एमआर के बीच में, जो डिस्टेंस है एमआर के बीच में वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर इलास्टिसिटी में डिफरेंस ज्यादा है तो ये डिफरेंस जो है एमआर और एमआर के बीच में, जो डिसकंटिन्यूअस रीजन है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस रीजन। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा बड़ा। अगर इलास्टिसिटी कम है तो ये इसका जो डिसकंटिन्यूअस रीजन होगा वो क्या होगा, कम। गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंस ज्यादा तो डिसकंटिन्यूअस ज्यादा, डिफरेंस कम डिसकंटिन्यूअस कम। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो डिफरेंस है इलास्टिसिटी का, लार्जर विल बी द डिफरेंस। एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज लार्जर will be difference in elasticity, in elasticity, larger will be discontinuous phase, larger will be discontinuous phase। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम कहां पे डिफाइंड है, नाउ इट डिफाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होगा कहां, तो अगर हम पॉइंट करते हैं, दिस इज अ, लेट सपोज ये आपका पॉइंट जो है वो ए, क्या है, ए। तो ए जहां पर आपका किंग्ड है, तो किंग्ड पॉइंट जो है वो ए है। तो अगर किंग्ड का लेफ्ट देखते हैं, लेफ्ट ऑफ किंग, अगर किंग के लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट में रीजन क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक रीजन होने का मतलब क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इधर क्या है, पॉजिटिव है। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होने का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इधर जो है वो ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से। गेटिंग माय पॉइंट? इस रीजन के अंदर आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल कॉस्ट, जब लेफ्ट हम देखेंगे तब। ओके, तो एमआर जो है वो ग्रेटर है एमसी से, इसका मतलब क्या क्या है कि क्वांटिटी को और इंक्रीज करो, प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज होगा। ओके, कि आउटपुट को क्या करो, इंक्रीज करो। अगर राइट हम देखते हैं किंग का, राइट ऑफ किंग, अगर राइट किंग का देखते तो इस रीजन में क्या है, एमआर नेगेटिव है, एमआर इज लेस देन व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट।
अब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और आपका एमआर क्या है, कम है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दिस रीजन एमआर इज लेस, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर। कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, क्वांटिटी आउटपुट को कम करो, क्योंकि लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एट द पॉइंट ऑफ किंग इक्विलिब्रियम क्या हो, कहां पर होगा? एट द पॉइंट ऑफ किंग। किंग के पास क्या होगा? आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो के बराबर, और वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। एम आर इज इक्वल टू एम सी एट द पॉइंट ऑफ किंग। और जहां पर आउटपुट आपका प्रोडक्शन होगा वो आपका क्या होगा, जो आपका चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो किंग जो है वो बताएगा कि आपका कितना आउटपुट का प्रोडक्शन होगा, इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, एट द पॉइंट ऑफ किंग। दैट इज गिवन बाई पॉल स्यूजी। ओके। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पॉल स्यूजी ने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए इट इज नॉट नेसेसरी necessarily that equilibrium always exists at intersection of MR and MC। ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरसेक्शन जहां पर MR और MC का होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम हो। गेटिंग माय पॉइंट? इनके द्वारा ये कहा गया कि जरूरी नहीं MR MC जहां पर होगा, ये भी हो सकता है कि जहां पे MR जो है वो डिसकंटिन्यूअस रीजन के अंदर हो। MR जो है वो डिसकंटिन्यूअस के अंदर है यहाँ पर, और उसके बाद भी आपका इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं जब आपका MR डिसकंटिन्यूअस हो। गेटिंग? ये डिसकंटिन्यूअस रीजन बता क्या रहा है? ये डिसकंटिन्यूअस रीजन बता रहा है कि देखिए कि अगर आपका कॉस्ट, लेट सपोज दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ये है, फिर भी प्राइस जो है वो सेम है, आपका प्राइस का लेवल कितना है, दिस इज योर प्राइस, ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, दिस इज योर पी स्टार। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका MC1 है तो आपका प्राइस कितना है, पी स्टार है। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, लेट सपोज इंक्रीजेस मार्जिन, ठीक है, अगर इंक्रीज भी हो गया फिर भी आपका कॉस्ट कितना है, देख सकते हो, पी स्टार। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका लेट सपोज डिक्रीज भी हो गया, डिक्रीज हम लेते हैं इस रीजन के अंदर, डिसकंटिन्यूअस रीजन के अंदर, फिर भी आपका मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना है, पी, प्राइस आपका क्या है, पी स्टार। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, बट जो लोग हैं, कंपनी जो है वो प्राइस को कांस्टेंट रखा हुआ है, प्राइस को रिजिड रखा हुआ है। कॉस्ट आपका वेरी कर रहा है बट प्राइस रिमेन्ड रिजिड। तो ये आपका कौन सा रीजन के कारण, डिसकंटिन्यूअस रीजन के अंदर एमसी लाइज होने के कारण आपका प्राइस जो है वो रिजिड। गेटिंग माई पॉइंट? दैट एक्सप्लेन द रिजिडिटी ऑफ द प्राइस। कि आपका कॉस्ट तो आपका चेंज कर रहा है, क्रॉस आपका ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ये प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? कि आपका कॉस्ट कंडीशन जो है वो चेंज कर रहा है, लेकिन फर्म जो है वो अपने प्राइस को चेंज नहीं कर रहा है डिस्पाइट देयर हायर और लोअर कॉस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, प्राइस रिजिडिटी मॉडल। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन बस यहां पे लिख लेना है कि दिस एक्सप्लेन व्हाट, रिजिडिटी ऑफ प्राइस। ये मॉडल जो है वो रिजिडिटी ऑफ प्राइस को एक्सप्लेन करता है। कैसे? बिकॉज कॉस्ट कंडीशन जो है वो चेंज हो रहा है, बट फर्म इज नॉट चेंजिंग, फर्म इज नॉट चेंजिंग द प्राइस डिस्पाइट ऑफ हायर कॉस्ट, डिस्पाइट ऑफ हायर कॉस्ट, हायर कॉस्ट। क्यों प्राइस लेवल को इंक्रीज नहीं कर रहा है? बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो दूसरा फर्म भी प्राइस को इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई दे डू नॉट चेंज प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज रिजिडिटी। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, तो पहला अगर लिमिटेशन की बात करते हैं, ये मॉडल प्राइस और आउटपुट को एक्सप्लेन नहीं करता कि प्राइस और आउटपुट का डिसीजन फर्म कौन सा प्राइस कौन सा आउटपुट का डिसीजन लेगा। ये सिर्फ प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, इट ओनली एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी, प्राइस
rigidity। ये क्या है, प्राइसिंग थ्योरी है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है प्राइसिंग थ्योरी। ये टूल नहीं बताता है कि कैसे आपका प्राइस स्टिक है, स्टिक क्यों है इसका रीजन नहीं, सिर्फ इसने बताया है कि प्राइस आपका जो है, ये प्राइसिंग थ्योरी। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर कंप्लीट पॉल स्यूजी मॉडल। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी कुनेट मॉडल, कुनेट मॉडल के बारे में। ओके।